नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंपनी अधिनियम 2013 यानी कंपनीज एक्ट 2013 के पूरे सफर को डिकोड करने वाले हैं। खास तौर पर हमारे DUSOL के स्टूडेंट्स जो एग्जाम्स की तैयारी में लगे हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन विजुअल चीट शीट होने वाली है। मेरा दावा है कि ये एक्सप्लेनर आपके एग्जाम में उन 5 से 10 बेहद ज़रूरी सवालों को लॉक करने में बहुत मदद करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं फटाफट देख लेते हैं। हम कंपनी के जन्म से शुरुआत करेंगे, फिर समझेंगे कि ये आर्टिफिशियल पर्सन का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद IPO, शेयर होल्डर्स की पावर, मीटिंग्स और आखिर में प्रॉफिट, EPS और डिविडेंड्स पर बात करेंगे। एक पूरा ओवरव्यू जो एग्जाम में आपको टॉप पर रखेगा। तो चलिए सबसे पहले स्टेप पर आते हैं, द बर्थ ऑफ अ कंपनी यानी कंपनी का जन्म। कोई भी कंपनी अपने आप तो बन नहीं जाती, है ना। हर बड़े सफर की शुरुआत एक छोटे से आइडिया से होती है, और इस आइडिया को हकीकत में बदलने वाले आर्किटेक्ट्स को हम कहते हैं प्रमोटर्स। ये वो लोग हैं जो बिजनेस आइडिया लेकर आते हैं, रजिस्ट्रेशन के झंझट संभालते हैं और फाइनली कंपनी को कानूनी रूप से अस्तित्व में लाते हैं। अब एग्जाम के लिए ये सीक्वेंस बिल्कुल रट लीजिए। इनकॉर्पोरेशन के लिए सबसे पहले ई-मुद्रा जैसे प्रोवाइडर से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यानी DSC लेना होता है। उसके बाद डायरेक्टर्स के लिए DIR 3 फॉर्म भरकर डिन प्राप्त करना होता है। फिर MOA और AOA ड्राफ्ट होते हैं, जिसके बाद INC 1 के जरिए कंपनी के नाम का अप्रूवल मिलता है और लास्ट में स्पाइस प्लस फॉर्म ROC को सबमिट किया जाता है। अब यहाँ एक पॉइंट है जहां से एग्जाम्स में पक्का सवाल बनता है, MOA और AOA का डिफरेंस। इसे ऐसे समझिए कि MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का सर्वोच्च संविधान है। कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं, ये MOA तय करेगा। वहीं दूसरी तरफ AOA यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के घर के अंदर के नियम कानून हैं जो उसके डेली ऑपरेशंस को चलाते हैं। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ लाने वाला मास्टर फॉर्म है स्पाइस प्लस, SIPCE। एग्जाम के लिए इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। ये वो अल्टीमेट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है जिसे फीस के साथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी ROC को भेजा जाता है, और इसी के बेसिस पर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जारी होता है। तो सर्टिफिकेट मिल गया, अब आगे क्या? यहीं से हमारा दूसरा भाग शुरू होता है, द आर्टिफिशियल पर्सन। जिस मोमेंट वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हाथ में आता है, समझ लीजिए कानून की नजर में एक नया जन्म हो गया, बर्थ बाय लॉ। ये कंपनी अब एक आर्टिफिशियल पर्सन बन चुकी है, मतलब ये अपने प्रमोटर्स से बिल्कुल अलग है और इसके अपने खुद के कानूनी अधिकार हैं। अब क्योंकि एक अलग लीगल एंटिटी है, तो इसकी अपनी एक फाइनेंशियल पहचान भी होगी। पैदा होते ही इस नई कंपनी को अपना खुद का पैन कार्ड, टैन और GST नंबर मिल जाता है। इसका अपना बैंक अकाउंट खुलता है और सबसे जरूरी एक ऑफिशियल कंपनी सील बनती है। आगे से जो भी काम होगा ऑथराइज्ड डायरेक्टर्स इसी सील के साथ कंपनी के नाम पर करेंगे। कंपनी बन गई, पहचान मिल गई। अब बिजनेस को बड़ा करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो चलिए बात करते हैं IPO के जरिए कैपिटल जुटाने की। एक प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी बनकर IPO लाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इसमें करोड़ों का खर्च आता है और एक बहुत ही सख्त प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। पहले बोर्ड अप्रूवल, फिर मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति, उसके बाद RHP ड्राफ्ट करना, ROC और SEBI से हरी झंडी लेना और फाइनली स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना। इस पूरे प्रोसेस का सबसे क्रूशियल डॉक्यूमेंट होता है RHP यानी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये समझ लीजिए कंपनी की पूरी जन्मपत्री है। इसमें कंपनी की वैल्यूएशन, डायरेक्टर्स की हिस्ट्री, पिछले सालों का कच्चा चिट्ठा और पब्लिक से पैसा क्यों मांगा जा रहा है, ये सब लिखा होता है। पब्लिक के देखने से पहले SEBI और ROC इसकी बहुत बारीकी से जांच करते हैं। इस IPO के पूरे खेल में बड़े खिलाड़ी कौन हैं? सबसे ऊपर है SEBI जो सबका बॉस है और मार्केट को रेगुलेट करता है। फिर आते हैं मर्चेंट बैंकर्स जो इस पूरे इशू को मैनेज करते हैं। और फिर स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे BSE और NSE जहां कंपनी लिस्ट होती है ताकि पब्लिक उस शेयर को खरीद बेच सके। अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने इस IPO में पैसा लगाया है। हमारा अगला सेक्शन है शेयर होल्डर्स की पावर और मीटिंग्स। जैसे ही पब्लिक पैसा लगाती है और उन्हें शेयर मिलते हैं, वो कंपनी के ऑफिशियल मालिक बन जाते हैं, और ये सारे मालिक साल में एक बार मिलते हैं जिसे हम कहते हैं AGM यानी एनुअल जनरल मीटिंग। यहीं पर शेयर होल्डर्स अपने असली मालिकाना हक का इस्तेमाल करते हैं और तय करते हैं कि कंपनी का फ्यूचर क्या होगा। कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी का एक बड़ा ही सिंपल और सुनहरा नियम है, एक इक्विटी शेयर मतलब एक वोट। शेयर होल्डर्स की पावर का लॉजिक बहुत सीधा है, जिसके पास जितने ज्यादा शेयर्स कंपनी पर उसका उतना ही ज्यादा कंट्रोल।
लेकिन जब इन मीटिंग्स में डिसीजन लेने की बारी आती है तो आपको ये दो रेजोल्यूशंस एकदम क्लियर होने चाहिए। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन OR, यानी जहां बात मनवाने के लिए 51% मेजॉरिटी चाहिए, और स्पेशल रेजोल्यूशन SR, जहां मामला इतना सीरियस है कि कम से कम 75% सुपर मेजॉरिटी का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। एग्जाम में ये डिफरेंस अक्सर पूछा जाता है। चलिए अब आते हैं कंपनी के मैच्योरिटी फेज पर। साल भर बिजनेस करने के बाद क्या हुआ, बात करते हैं प्रॉफिट्स, EPS और डिविडेंड्स की। एक साल बाद डायरेक्टर्स को वापस इन शेयर होल्डर्स के सामने अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करनी होती है। उन्हें P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और ऑडिटर की फाइनल रिपोर्ट दिखानी होती है। यह साबित करना होता है कि उन्होंने जो पैसा लिया था उससे वाकई मुनाफा कमाया है। और इस पूरे रिपोर्ट कार्ड का सबसे बड़ा कंक्लूजन, सबसे जरूरी मेट्रिक होता है EPS, यानी अर्निंग्स पर शेयर। मान लीजिए ये 5 रुपए हैं। यही 5 रुपए डिसाइड करेगा कि कंपनी ने इस साल असल में कैसी परफॉर्मेंस दी है। इस मैथ को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी ने टोटल 100 करोड़ रुपए की कैपिटल जुटाई और टोटल शेयर्स हैं 10 करोड़। साल के अंत में सारे खर्चे निकालकर नेट प्रॉफिट हुआ 50 करोड़ रुपए। तो EPS कैसे निकलेगा? सिंपल, 50 करोड़ प्रॉफिट को 10 करोड़ शेयर से डिवाइड कर दीजिए। आपका EPS आ गया 5 रुपए प्रति शेयर। अब सवाल यह है कि इस 5 रुपए के मुनाफे का करना क्या है। यहां शेयर होल्डर्स वोट करके तय करते हैं। क्या इस मुनाफे को डिविडेंड के तौर पर सीधे अपने बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लिया जाए, या फिर इसे रिटेन्ड अर्निंग्स की तरह वापस बिजनेस में लगा दिया जाए ताकि फ्यूचर में कंपनी और बड़ी हो सके, या फिर इन दोनों का एक बैलेंस बनाया जाए। इस पूरे लाइफ साइकिल को समझने के बाद कंपनीज एक्ट का ये सफर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पीछे छोड़ जाता है। अगर एक कंपनी कानून से जन्मा एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो असल में इसकी किस्मत कौन तय कर रहा है? वो फाउंडर्स जिन्होंने इसे पैदा किया, या वो शेयर होल्डर्स जिनका पैसा इसकी रगों में दौड़ रहा है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। चलिए आज बात करते हैं मॉडर्न बिजनेस की सबसे जरूरी हिस्से की, कंपनी लॉ। ये कोई बोरिंग थियरी नहीं है। दरअसल ये समझना है कि हमारा मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड आखिर किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। जब भी किसी बड़ी कंपनी का नाम सामने आता है तो उसके पीछे कानूनों और नियमों का एक पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि इस पर्दे के पीछे असली खेल क्या चल रहा है। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले कंपनी वर्ड का मतलब और ओरिजिन देखेंगे, फिर द कंपनीज एक्ट 2013, उसके बाद इस नए कानून की जरूरत क्यों पड़ी, और लास्ट में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ एक कंपनी के कोर फीचर्स को डिटेल में समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, कंपनी वर्ड का मीनिंग और इसका ओरिजिन। आखिर ये शब्द आया कहाँ से? इंटरेस्टिंगली कंपनी 2 लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, कॉम यानी टुगेदर या साथ मिलकर, और पैनेस यानी ब्रेड या रोटी। तो इसका लिटरल मीनिंग हुआ साथ मिलकर रोटी कमाना और शेयर करना। हिस्ट्री में मर्चेंट्स या ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे लोग साथ मिलकर बिजनेस करते थे और प्रॉफिट बांटते थे। आज के टाइम में भी बिल्कुल वही होता है। इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाते हैं, बिजनेस साथ मिलकर प्रॉफिट कमाता है और उसे शेयर करता है। यही एक कंपनी का बेसिक फंडा है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, द कंपनीज एक्ट 2013। ये वो लीगल बैकबोन है जो इंडिया में मॉडर्न बिजनेस के सारे रूल्स तय करता है। एक टाइम था जब इंडिया में पुराना कंपनीज एक्ट 1956 चलता था। वो एक तरह से बिजनेस का पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम था। पर जैसे जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी और ग्लोबल मार्केट्स आते गए, अपडेट्स की जरूरत पड़ने लगी। इसलिए 2013 में एक बिल्कुल नया एक्ट पास किया गया, जिसे 1 अप्रैल 2014 से पूरे इंडिया में ऑफिशियली लागू कर दिया गया। यहाँ एक बड़ा लीगल कंफ्यूजन क्लियर करना जरूरी है। नए एक्ट के सेक्शन 220 में कंपनी की सटीक डेफिनेशन दी गई है। इसके हिसाब से चाहे कोई बिजनेस पुराने 1956 एक्ट के अंडर रजिस्टर हुआ हो या फिर इस नए 2013 एक्ट के अंडर, कानून की नज़र में दोनों को ही कंपनी माना जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर इन लीगल प्रोसीजर्स के तहत रजिस्ट्रेशन हुआ है तभी उसे लीगली कंपनी का स्टेटस मिलेगा। इस नए एक्ट का स्केल काफी बड़ा है। इसमें टोटल 470 सेक्शंस, 29 चैप्टर्स और 7 शेड्यूल्स हैं। कॉमर्स बैकग्राउंड वाले लोग शेड्यूल 3 को तो जरूर जानते होंगे। यही वो शेड्यूल 3 है जिसमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के सारे लीगल फॉर्मेट्स दिए गए हैं, जो हर अकाउंटेंसी स्टूडेंट को बार बार देखने पड़ते हैं। चलिए अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं, नए कानून की जरूरत। अब सवाल उठता है
कि जब 1956 का कानून चल ही रहा था तो अचानक से 470 सेक्शंस वाला एक पूरा नया कानून लिखने की नौबत क्यों आ गई? इसका जवाब मिलता है 1992 के हर्षद मेहता स्कैम जैसे बड़े केसेस से। पुराने कानून में काफी सारे लूपहोल्स थे। मार्केट में ऐसी ऐसी कंपनियां थीं जिनके स्टॉक्स आसमान छू रहे थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या थी? जब उन कंपनियों के ऑफिस का एड्रेस चेक किया गया तो वहां सिर्फ ताला लटक रहा था। ना कोई फैक्ट्री थी, ना कोई एक्चुअल बिजनेस। ऐसी पेपर कंपनियां इन्वेस्टर्स के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर रही थी। इन्हीं लूपहोल्स को हमेशा के लिए बंद करने के लिए ये नया 2013 एक्ट लाया गया। इसके मेन टारगेट्स थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्टैंडर्ड हाई करना ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे, फ्रॉड करने वालों पर सख्त एक्शन लेना, स्टेक होल्डर्स का मेहनत का पैसा डूबने से बचाना और सेबी जैसी संस्थाओं को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के चौथे और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर, एक कंपनी के कोर फीचर्स। आखिर इसके पास क्या लीगल सुपर पावर्स होती हैं? देखिए, एक बार रजिस्टर होने के बाद किसी भी कंपनी को कुछ ऐसी अनोखी लीगल पावर्स मिल जाती हैं जो उसे एक नॉर्मल बिजनेस से बिल्कुल अलग बना देती हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी से लेकर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स तक। चलिए अब हर एक फीचर को रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ डिकोड करते हैं, एक एक करके। सबसे पहला और बड़ा फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून की नज़र में कंपनी अलग है और उसके शेयर होल्डर्स बिल्कुल अलग। जैसे अगर टाटा मोटर्स कोई जमीन खरीदती है तो वो प्रॉपर्टी टाटा मोटर्स के नाम पर होगी, ना कि उसके किसी ओनर या शेयर होल्डर के नाम पर। कंपनी अपने खुद के नाम पर एसेट्स खरीद सकती है और लीगल अग्रीमेंट्स कर सकती है। एक रियल लाइफ सिनेरियो लेते हैं। अगर किसी कंपनी ने बैंक से एक बड़ा लोन लिया और बैड लक से वो कंपनी लोन चुका नहीं पाई, डिफॉल्ट कर गई, तो ऐसे में बैंक उस कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास जाकर ये नहीं बोल सकता कि अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचो और लोन चुकाओ। क्यों? क्योंकि कंपनी एक अलग लीगल एंटिटी है, लोन उसने लिया था। ये मामला सिर्फ कंपनी और बैंक के बीच का है, शेयर होल्डर्स इसमें पर्सनली लायबल नहीं होते। दूसरा इंटरेस्टिंग फीचर है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। एक नॉर्मल इंसान का जन्म नेचर से होता है, लेकिन एक कंपनी का जन्म कानून यानी लॉ के जरिए होता है। भले ही उसकी कोई फिजिकल बॉडी ना हो, कोई रूह ना हो, लेकिन कानून उसे एक पर्सन की तरह ट्रीट करता है। अगर किसी प्रोडक्ट से किसी को नुकसान पहुंचता है तो कोर्ट में केस जोमैटो या रिलायंस जैसी कंपनी पर होता है, डायरेक्टली उनके सीईओ पर नहीं। अब समझते हैं लिमिटेड लायबिलिटी को। ये सच में एक सुपर पावर है। मान लीजिए किसी ने एक कंपनी के शेयर्स में ठीक 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए। कल को अगर वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाए या उसे करोड़ों का नुकसान हो जाए तो भी उस इन्वेस्टर का मैक्सिमम लॉस सिर्फ वो 10,000 रुपए ही होगा। कंपनी की उधारी चुकाने के लिए उससे 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं मांगा जाएगा। उसका रिस्क उसके इन्वेस्टमेंट अमाउंट तक ही लिमिटेड है। नेक्स्ट फीचर है परपेचुअल सक्सेशन, यानी लगातार चलते रहना। एक कंपनी की लाइफ उसके शेयर होल्डर्स की लाइफ पर डिपेंड नहीं करती। लोग आएंगे जाएंगे पर कंपनी चलती रहेगी। बेस्ट एग्जाम्पल है एप्पल। स्टीव जॉब्स के ना होने के बाद भी एप्पल कंपनी का वजूद खत्म थोड़ी हुआ। वो आज भी सक्सेसफुली ऑपरेट कर रही है और आगे बढ़ रही है। इसको एक काफी मजेदार एनोलॉजी से समझते हैं। एक कंपनी बिल्कुल एक किराए के घर जैसी होती है। जैसे किराएदार बदलते रहते हैं, कोई आता है, कुछ दिन रहता है और फिर चला जाता है, लेकिन वो घर अपनी जगह मजबूती से खड़ा रहता है। एकदम वही चीज कंपनी के साथ होती है। कोई शेयर होल्डर अपने शेयर्स बेचकर चला जाता है, नया जुड़ जाता है, लेकिन कंपनी बिना रुके लगातार चलती रहती है। अब एक प्रैक्टिकल सवाल, अगर कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसके पास साइन करने के लिए फिजिकल हाथ तो है नहीं, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन कैसे करती है? यही एंट्री होती है कॉमन सील की। ये कंपनी की एक ऑफिशियल स्टैंप होती है। जब भी प्रॉपर्टी खरीदने जैसी बड़ी डील होती है या कोई इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट अप्रूव करना होता है तो उस पर यह सील लगाई जाती है। ये स्टैंप ही कंपनी के ऑफिशियल और बाइंडिंग सिग्नेचर का काम करती है। और लास्ट में आती है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। आज के टाइम में पब्लिक कंपनीज के शेयर्स को खरीदना और बेचना बेहद आसान है। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सोचिए, इन सारी लीगल सुपरपावर्स के साथ कल को मार्केट से कुछ शेयर्स खरीदकर ऐसी किसी बड़ी पावरफुल लीगल एंटिटी का पार्ट ओनर बनना कितना आसान हो गया ना। इस स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क को समझकर इस सिस्टम का हिस्सा बना जा सकता है। ये वाकई एक माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है कंपनी लॉ का ये एक्सप्लेनर काफी इंसाइटफुल रहा होगा और आज काफी कुछ नया समझने को मिला होगा। हेलो कैंडिडेट्स, आज के इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर में हम कंपनी लॉ के एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो एग्जाम्स में लगभग गारंटीड पूछा जाता है, जुडिशियल डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल।
हम इसके हर एक पहलू को गहराई से समझेंगे ताकि एग्जाम्स में एक परफेक्ट और स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखा जा सके। इस सेशन में हम कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के बेसिक प्रिंसिपल से स्टार्ट करेंगे, फिर समझेंगे कि इस कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करने का एक्चुअल मतलब क्या है, और इसके बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 7 सबसे क्रिटिकल जुडिशियल केसेस का डीप डाइव करेंगे। लिफ्टिंग द वेल यानी कंपनी के इस पर्दे को हटाने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि कानून की नज़र में ये पर्दा आखिर है क्या। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का सीधा सा मतलब है कि इनकॉर्पोरेशन के तुरंत बाद एक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है। सैलोमन वर्सेस सैलोमन का लैंडमार्क केस तो याद ही होगा। वहीं से ये एस्टैब्लिश हुआ था कि कंपनी और उसके मेंबर्स की लीगल आइडेंटिटी बिल्कुल अलग होती है। कंपनी खुद प्रॉपर्टी खरीद सकती है, एग्रीमेंट साइन कर सकती है और अपने नाम पर कोर्ट में केस भी लड़ सकती है। इसे एक बेहद मजबूत लीगल दीवार की तरह इमेजिन कीजिए। एक ऐसी दीवार जो कंपनी की प्रॉपर्टी और उसके कर्जों को उसके ओनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी से पूरी तरह से अलग रखती है। बोथ आर एंटायरली डिफरेंट लीगल एंटिटीज। ये कॉन्सेप्ट बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए तो बहुत बढ़िया है, पर सोचिए क्या होगा अगर कंपनी के मेंबर्स इसी लीगल दीवार का फायदा उठा के फ्रॉड या टैक्स की चोरी करने लगें। यहीं पर लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल कॉन्सेप्ट की एंट्री होती है। जब लोग अपने पर्सनल फायदे के लिए फ्रॉड करते हैं और पकड़े जाने पर कहते हैं कि ये तो कंपनी ने किया है, तब कोर्ट्स इस सेपरेट पर्सनैलिटी वाले रूल को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। वो इस लीगल पर्दे को हटाकर देखते हैं कि कंपनी के नाम के पीछे आखिर कौन से रियल इंसान छुपे हैं जो इस फ्रॉड का बेनिफिट ले रहे हैं, और फिर सजा कंपनी को नहीं बल्कि उन असली लोगों को मिलती है। चलिए अब एक हिस्टोरिकल डीप डाइव लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हमारे पहले मेजर जुडिशियल प्रेसिडेंट के जरिए गहराई से समझते हैं, फेमस डेमलर केस। इस केस की क्रोनोलॉजी बहुत ही दिलचस्प है। डेमलर लिमिटेड इंग्लैंड में रजिस्टर्ड थी, जो जर्मनी से टायर्स इंपोर्ट करके इंग्लैंड की कॉन्टिनेंटल टायर को बेचती थी। सब कुछ एकदम लीगल था, पर 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया। इंग्लैंड और जर्मनी दुश्मन देश बन गए। ऐसे में कॉन्टिनेंटल टायर ने पेमेंट देने से साफ मना कर दिया, ये लॉजिक देकर कि ये पैसा दुश्मन देश जर्मनी चला जाएगा। डेमलर कोर्ट चली गई, ये क्लेम करते हुए कि वो तो एक इंग्लिश कंपनी है, उन्हें पेमेंट मिलनी ही चाहिए। यहां कोर्ट का लॉजिक एकदम ब्रिलियंट था। कोर्ट ने कॉर्पोरेट पर्दे को उठाया और देखा कि डेमलर के लगभग सारे शेयर होल्डर्स जर्मन थे। जजमेंट ये आया कि युद्ध के दौरान अगर एक ऐसी कंपनी को पेमेंट की जा रही है जिसका पूरा कंट्रोल जर्मन लोगों के हाथ में है, तो असल में दुश्मन देश को ही फंड किया जा रहा है। सिर्फ इंग्लैंड में रजिस्ट्रेशन का मुखौटा पहन लेने से वॉर के दौरान रियलिटी नहीं बदलती। इसे डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और जल्दी से कुछ और जुडिशियल प्रेसिडेंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं जहां इंडिविजुअल्स ने फाइनेंशियल और लीगल सिस्टम्स को धोखा देने की कोशिश की। एग्जाम्स में हाई मार्क्स स्कोर करने के लिए इन 3 मेजर केसेस को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। पहला है टैक्स एवेजन का सर दिनशॉ मानेकजी पेटिट केस। एक बेहद अमीर इंसान ने टैक्स बचाने के लिए अपनी करोड़ों की इनकम को 4 डमी प्राइवेट कंपनीज में बांट दिया। कोर्ट ने पर्दा हटाया और असली टैक्स पेयर उसी व्यक्ति को माना। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट एवेजन का गिलफर्ड मोटर्स वर्सेस हॉर्न केस। हॉर्न ने एक नॉन कंप्लीट एग्रीमेंट तोड़ने के लिए अपनी पत्नी के नाम पर कंपनी खोल ली और पुरानी कंपनी के कस्टमर्स चुराने लगा। कोर्ट ने डायरेक्टली हॉर्न को ही पर्सनली लायबल ठहराया। और तीसरा एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री का केस, जहां कंपनी ने वर्कर्स को बोनस देने से बचने के लिए एक फेक सब्सिडियरी बनाकर प्रॉफिट वहां ट्रांसफर कर दिया। यहां भी कोर्ट ने कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करके मेन कंपनी को वर्कर्स का बोनस चुकाने का ऑर्डर दिया। अब आते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी पर, ऐसी कंपनीज जिनका रियल में कोई वजूद नहीं होता, जो पूरी तरह से एक फेक फ्रंट या मुखौटे की तरह काम करती हैं। डमी कंपनीज के केसेस में FG फिल्म्स लिमिटेड केस बहुत फेमस है। एक कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट होती है मानसून नाम की मूवी बनाने के लिए, पर रियलिटी में इंडिया में ना उनका कोई ऑफिस था ना स्टाफ। सारी फंडिंग और रिसोर्सेज एक अमेरिकन कंपनी से आ रहे थे। कोर्ट ने डिसाइड किया कि यह कंपनी सिर्फ एक मुखौटा थी और पीछे बैठी अमेरिकन कंपनी को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा डाइवर्जन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए दलवई का केस एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जहां डायरेक्टर ने कंपनी के रिसोर्सेज अपनी प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर कर दिए थे और उन्हें पर्सनली लायबल माना गया। और हाँ, टेक्निकल कॉम्पिटेंस के मामलों में भी कोर्ट साफ कहता है कि कंपनी के पास अपना कोई दिमाग नहीं होता, उसके मेंबर्स का एक्सपीरियंस ही कंपनी का एक्सपीरियंस माना जाता है। तो चलिए अब इस पूरे एनालिसिस को कंसोलिडेट करते हैं और एग्जाम्स के लिए एक परफेक्ट जुडिशियल चेकलिस्ट तैयार करते हैं।
ये फाइनल चेकलिस्ट एग्जाम्स में एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगी। याद रहे, कोर्ट्स इन 7 प्रमुख परिस्थितियों में कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करते हैं। पहला, डैमलर केस की तरह एनिमी कैरेक्टर डिटरमाइन करना। दूसरा, दिनशा पेटेट केस की तरह टैक्स एवेजन रोकना। तीसरा, हॉर्न केस की तरह लीगल कॉन्ट्रैक्ट से बचने की कोशिश को नाकाम करना। चौथा, एसोसिएटेड रबर केस की तरह वर्कर्स के बोनस जैसे वेलफेयर लेजिस्लेशन को प्रोटेक्ट करना। पांचवां, डायरेक्टर्स द्वारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी की चोरी को रोकना। छठा, टेक्निकल कॉम्पिटेंस की असली जांच करना। और सातवां, एफजी फिल्म्स जैसी फेक डमी कंपनियों का पर्दाफाश करना। जैसे जैसे एग्जाम की तैयारी फाइनल स्टेज में पहुंच रही है, इस थॉट पर जरूर गौर कीजिएगा। अगर एक कंपनी सिर्फ एक बनावटी मुखौटा है, तो कॉर्पोरेट क्राइम्स का असली लीगल और मॉरल बोझ आखिर किस पर पड़ना चाहिए? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का लॉ लोगों की सहूलियत और बिजनेस के लिए है, ना कि फ्रॉड करने के लिए। कंपनी लॉ अंततः रियल इंसानों की ही जवाबदेही तय करने के लिए बनाया गया है। आज के इस डिटेल एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इन 7 केसेस को अच्छे से रिवाइज करें और एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।